हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम JKPSI रिजल्ट के रिलेटेड और VLW एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि JKSSB ने कल JKPSI का रिज़ल्ट आउट किया है, रिटन एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट आउट किया है, जो हुआ था रिटन एग्ज़ाम 27 मार्च 2022 को। और उन सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक जिनका इसमें अच्छा स्कोर है, जिनका फाइनल लिस्ट में भी नाम आएगा और उनका जिनको फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा उनको भी मुबारकबाद हो। और स्पेशली जिनका अच्छा स्कोर है जो फाइनल कट ऑफ में भी आएंगे उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और जिनका फाइनल कट ऑफ में या फिज़िकल में नाम ना आए या फाइनल में नाम ना आए तो वो डिमोटिवेट ना हो इस वजह से कि उनका नहीं होगा या आगे नहीं होगा, तो वो दुख तो होगा उनको, लेकिन उनको एडजस्ट करना होगा, खुद को संभालना होगा। और जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम लाइंड अप हैं, जैसे कि कुछ तो पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं और जो अभी अब VLW का भी आने वाला है, VLW के फॉर्म भी लगने वाले हैं, तो उसके लिए वो रेडी रहें। अगर आज नहीं तो इन एग्ज़ाम्स में उनका भी नाम आ जाएगा। स्पेशली जिनको कुछ छोटे छोटे मार्जिन से रहे होंगे या कुछ मार्क्स से रहे होंगे तो उनको ज़्यादा दुख होगा कि वो क्यों मतलब छोटे मार्जिन से रहे। तो या फिर जिनका कम स्कोर है वो ये सोचें कि कट हाई जा रहा है या लोग अच्छे स्कोर ले रहे हैं तो हमसे नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप भी कर सकते हो, बस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है और जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसको भी रिवाइज करना है और एडिशनल जो कुछ करोगे उसको भी। और जो कल रिज़ल्ट आया था इसमें मेरा जो है मेरा भी फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो जो मेरा स्कोर है, मेरा FAA में स्कोर था 93.275885 और मेरा मतलब RBI कैटेगरी है तो RBI में हो जाएगा FAA में भी। और JKPSI का मेरा स्कोर है 108.490517 और यहाँ शायद फाइनल लिस्ट में भी नाम आएगा, ओपन में ही शायद आ जाएगा मेरा नाम JKPSI में, और FAA में RBI कैटेगरी में आएगा मेरा नाम। तो ये था मेरा। और इससे पहले मैंने 2016 में जो VLW है ये मैंने 2016 में रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, तब मैं ग्रेजुएशन में था, पार्ट थर्ड में था। तो तब 12th बेस्ड पे होते थे ये एग्ज़ाम, लेकिन तब वाइवा सिस्टम भी होता था। तो उसके बाद और RBI भी मैंने तब बनाई नहीं थी, तो मतलब ओपन ही मैंने वो फॉर्म भरा था। तो उसके बाद फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था। फिर मैंने पीजी की, उसके बाद कुछ नेट एक्स्ट्रा के लिए पढ़ा, लेकिन वहाँ भी नहीं हुआ, नेट नहीं हुआ मुझसे। पीजी मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से किया मैथमेटिक्स से। तो और फिर मैंने PAA के लिए पढ़ना स्टार्ट किया फिर से JKSSB का। तो लेकिन PAA में मेरा स्कोर था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, उतना सीरियस भी नहीं था मैं तब, लेकिन फिर भी पढ़ना स्टार्ट किया था अच्छे से। तो मेरा स्कोर था 67 और RBI कट तब हुआ था 77 पॉइंट समथिंग। तो PAA मुझसे नहीं हो पाया फिर, और बैंकिंग का एग्ज़ाम भी दिया था वो भी नहीं हो पाया था मुझसे। तो लेकिन फिर जब FAA की पोस्ट आई फिर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था कि मुझे ये करना ही करना है हर हाल में। मतलब एक ज़िद सी बनाई थी फिर मैंने कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अपनी ओर से तो अच्छा किया था, लेकिन फिर भी मसा RBI कैटेगरी में पहुंचा। लग रहा था कि ओपन में नाम आएगा, लेकिन FAA में कट ऑफ कुछ ऊपर ही चला गया और JKPSI में भी ऊपर ही जा रहा है। तो चलो फिर भी नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ गया। तो उसके बाद FAA हुआ था 6 मार्च को और फिर हुआ था 27 मार्च को था JKPSI। और मैंने जो मेरी प्रायोरिटी थी वो थी FAA। JKPSI का के लिए मैंने पढ़ा नहीं था, उतना पढ़ा नहीं था, सिर्फ वही जो कॉमन था FAA के साथ वही। तो उसके बाद जब 6 मार्च को पेपर हुआ था 5-6 दिन फिर मतलब मैं बहुत टायर्ड था, क्योंकि लास्ट के डेज मैंने बहुत पढ़ा भी था और नींद भी पूरी नहीं हुई होती थी, मतलब 5-4 5 आवर्स सोता था। तो स्पेशली लास्ट के 2-3 दिन आती नहीं थी नींद, टेंशन होती थी पेपर की। तो फिर वो स्ट्रेस सा था। फिर 5-6 दिन पेपर के बाद मुझे वो रिकवर करने में ही लगे। फिर कोई 15 जून ये मार्च के बाद मैंने पढ़ना किया JKPSI का। और JKPSI में मुझे एडवांटेज इसका था कि वहाँ पे रीजनिंग और मैथ थी और मैं मैथ्स बैकग्राउंड का था। तो जो वो मुझे मतलब जल्दी हो गया, उसको एक एक दो दिन में ही वो मैंने कवर कर दिया। सिर्फ नज़र देनी थी मुझे वो फार्मूलाज एक्स्ट्रा और मेथड्स को, तो मुझे वो वहाँ से जल्दी कवर हुआ और मैंने वो पोर्शन किया जो
FAA में नहीं था वही, और जो FAA और JKPSI में कॉमन था वो मैंने किया ही नहीं, वो ऑलरेडी पढ़ा था तो, और पहुंच भी नहीं पाता क्योंकि टाइम कम था, 10-15 दिन थे टोटल। तो फिर मैंने वही किया जो मतलब जो एक्स्ट्रा था, उसमें भी फिर मतलब मैंने स्ट्रेटजी के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई कि क्या करना है। स्ट्रेटजी हर एक की डिफरेंट हो सकती है लेकिन होनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है जो मेरी हो वो आपकी भी हो, लेकिन स्ट्रेटजी होनी ज़रूरी है। और JKPSI अगर होम डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम था, पहले मैं सोच रहा था अगर होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर होगा तो मुझे तैयारी नहीं है तो मैं क्या दूंगा उधर, मतलब मैं उतना टेंस नहीं था इस एग्ज़ाम के लिए क्योंकि मैंने पहले से पढ़ा नहीं था। तो लेकिन जो वो माइंड फ्री सा रहा इस एग्ज़ाम के लिए, वो मुझे एग्ज़ाम हॉल में काम आया। जो 2 आवर्स निकालने थे वहाँ पे मैं थोड़ा उसको अच्छे से मैनेज कर पाया क्योंकि स्ट्रेस कम की वजह से मुझे अच्छा हो गया पेपर। फिर भी इंग्लिश मेरी थोड़ी ख़राब हो गई थी तो मुझे 5-6 क्वेश्चन इंग्लिश के गलत हुए थे, अदरवाइज़ स्कोर इससे अच्छा होता। स्टिल स्कोर ठीक है मेरा इसमें। तो ये था मेरा JKPSI और उसके, और जो स्ट्रेटजी है, सोर्स और स्ट्रेटजी, मैंने FAA के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा तो आप वो वहाँ से देख सकते हो वो वीडियो। तो यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बोलूँगा ये स्ट्रेटजी आपको क्या करना है। और अगर आप JKSSB VLW या कोई और एग्ज़ाम भी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, JKSSB स्पेशली VLW, तो हम यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। स्पेशली JKSSB ओरिएंटेड करंट अफेयर करेंगे, मतलब नेशनल लेवल के भी होंगे, इंटरनेशनल लेवल के भी होंगे, और जो JNK भी के रिलेटेड जितने भी करंट होंगे, क्योंकि JKSSB में 2-3 क्वेश्चन तो JNK बेस्ड ही होते हैं करंट में, तो वो हम सारे यहाँ पे कवर कराएंगे। और जो करंट अफेयर्स है वो हमने मई मंथ से स्टार्ट किए भी हैं, 1 मंथ की डाले भी हैं, और आगे भी ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आगे भी ये कंटिन्यू रहेगी करंट अफेयर्स की सीरीज़। और उसके बाद मैथमेटिक्स का भी लेक्चर एक डाला था मैंने, 2 लेक्चर डाले थे एक्चुअली, वो एक ही लेक्चर था लेकिन वो वीडियो लंबी नहीं बन पाई, ब्रेक हो गई, तो फिर वो 2 में कन्वर्ट करनी पड़ी मुझे। 2 वीडियो मतलब एक ही लेक्चर के 2 वीडियोज़ में बनाना पड़ा, तो वो भी देख सकते हो आप। और मैथमेटिक्स मतलब कंप्लीट कवर कराऊंगा मैं यहाँ पे डिटेल में, और बेसिक से पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स भी और रीजनिंग भी। और फिर हम MCQs भी करेंगे टॉपिक वाइज, डिफरेंट JK के जो टॉपिक्स हैं, बाकी जो टॉपिक्स बचेंगे अगर टाइम मिला तो डिटेल में भी पढ़ेंगे, नहीं तो MCQ ज़रूर करेंगे। लेकिन मैथ्स हम सबसे पहले मैथ्स, क्योंकि मैथ्स का बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो वो हम करेंगे कवर आराम से। और उसका मैं कंटिन्यू पर डे लेक्चर डालूंगा, 1 या 2 लेक्चर में पर डे डालूंगा उसको। मैंने सोचा था कि मैं पर डे 40-50 मिनट्स का मैथ्स का लेक्चर डालूं, लेकिन वो मुझे मोबाइल पे कुछ मतलब 23 मिनट्स तक मसा वीडियो एक बन रही है, उसके बाद वो ब्रेक होती है। तो इस वजह से मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं पर डे 2 लेक्चर डालूँ 20-20 मिनट्स के। और मेरा टारगेट रहेगा कि जुलाई एंड तक मैं मैथ्स का आपको डिटेल में सारा कवर करा दूंगा। और जो आपका एग्ज़ाम होगा VLW का, वो होगा अराउंड अक्टूबर एंडिंग या नवंबर में। तो मतलब आप उसके बाद अगर जुलाई में हम कवर कर लेंगे तो आपको टाइम मिलेगा रिवाइज करने, और मैथ ही सबसे ज़्यादा सिलेबस है इसमें। और मैथ टाइम खाने वाला सिलेबस भी है क्योंकि इसको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, स्पेशली जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड की हैं, जैसे आर्ट्स एक्स्ट्रा की हैं, तो उनको थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो हम आज से ही इसको करेंगे और जुलाई एंड तक कोशिश रहेगी कि सारा कवर हो, मैथ्स भी और रीजनिंग भी सम हो, कुछ कवर हो। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और डेली करंट अफेयर्स तो आपको हर रोज़ मिलेंगे ही मिलेंगे, हर हाल में। किसी दिन अगर मिस भी होगा तो नेक्स्ट डे आपको मिलेगा, जैसे आज कहीं डाली मैंने करंट अफेयर्स, वो मैं कल का कवर करा दूंगा। और रही स्ट्रेटजी की बात, स्ट्रेटजी हर किसी की अपनी होनी चाहिए, मतलब होती है हर, लेकिन होनी चाहिए, कुछ प्लानिंग करके जाना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए कि मुझे क्या करना है, या एग्ज़ाम के लिए भी क्या करना है, और एग्ज़ाम हॉल में भी कैसे करना है। और जैसे आप अभी पढ़ तो रहे हो, मतलब VLW के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो जितना आप पढ़ रहे हो, जो भी जहाँ से भी पढ़ रहे हो, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हो, चाहे किसी कोचिंग से ले रहे हो, चाहे मतलब यूट्यूब से फ्री वीडियोस देख रहे हो, या कहीं से भी कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन हर टॉपिक अच्छे से करना, कोई टॉपिक स्किप नहीं करना, और मतलब बेसिक से हर टॉपिक करना। और उसके बाद अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जैसे यूट्यूब वगैरह से पढ़ रहे हो, तो फिर उसको ऐड करते जाना मटेरियल। अगर 2-3 चैनल से पढ़ोगे या कुछ, तो या कहीं और से भी बुक से कोई नई चीज़ लगी किसी टॉपिक के रिलेटेड, उसको कॉपी पे नोट करते जाना।
तो या MCQ कोई नया मिला तो उसी तरह, और आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो क्योंकि एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में, यही 3-4 मंथ्स हैं आपके पास, कोई 4 मंथ्स हैं आपके पास। और बाकी एग्ज़ाम जो कट हो रहा है ऊपर, तो इससे नहीं घबराना आपने कि ये हमसे नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कर रहा है वो भी हम में से ही है, वो भी हमारे JNK के ही हैं, वो भी हम जैसे ही इंसान हैं। बस वो अपनी ओर से ज़्यादा कर रहे हैं और हमने भी अपनी ओर से जितना कर हो सके करना है, उससे ज़्यादा ही करना है। जितना भी आपके पास सिलेबस है और जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सिलेबस, जैसे जीके के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो मिलते जुलते हैं FAA से, JKPSI से, या आप कोई और एग्ज़ाम है, तो जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसको भी रिवाइज करना। ये नहीं सोचना कि वो नहीं आएंगे, वो उधर नहीं आए, उधर से उन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए जो हमने मटेरियल बनाया है तो इधर भी नहीं आया, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, वो भी आपने रिवाइज करना है और ऐड भी करते जाना है। जो आपको ऑलरेडी मटेरियल बना है उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करने के बाद ऐड भी करो पॉइंट्स में, चाहे वो MCQ फॉर्म में कहीं से मिला आपको तो वैसे करो, या बुक से कहीं से मिला, या कहीं लेक्चर से देखा तो वो ऐड करते जाओ, और रिवीजन भी करते जाओ। जितना भी टॉपिक वाइज पढ़ो और अच्छे से पढ़ो आज से ही। एटलीस्ट आपको आज से कोई 8 आवर्स तो निकालने होंगे पर डे। और कंसिस्टेंसी सबसे मेन चीज़ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए है, कंसिस्टेंसी। अगर ये नहीं होगी फिर अगर आपको स्टेमिना 15-20 घंटे पढ़ने का भी होगा लेकिन नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप एक दिन 15 आवर्स पढ़ोगे, दूसरे दिन पढ़ोगे ही नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। इससे बेटर है कि आप पर डे पढ़ो। आपने इतना टाइम निकालना ही निकालना है, चाहे आपको काम होगा या कोई जॉब कर रहा होगा, मतलब प्राइवेट जॉब या कुछ छोटी जॉब जो आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो एटलीस्ट जॉब वाला भी, प्राइवेट जॉब वाला भी एटलीस्ट 6 आवर्स तो उसको निकालने ही निकालने हैं आज से ही। बाद में वो इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। और जो फ्री हैं वो 8 आवर्स मिनिमम, अगर ज़्यादा कर सकें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। और टॉपिक वाइज उसके बाद जो टॉपिक आप पढ़ते हो उसके बाद MCQs भी किया करो उसके। यूट्यूब पे ही आपके डिफरेंस, मतलब आप कोई टॉपिक सर्च करोगे आपको मतलब उधर लाइन लग जाएगी चैनल्स की कि उन्होंने कराए होंगे, क्योंकि अब इधर इंडिया में तो थाउजेंड्स में चैनल्स होंगे, एजुकेशनल चैनल्स। तो आपने टॉपिक वाइज वो भी देखने हैं। फिर MCQs, और जो मैथमेटिक्स है उसको जितना आप पढ़ोगे उसको अच्छे से शाम, मतलब जो वीडियो लेक्चर देखोगे तो उसको फिर खुद भी पढ़ना है। जहाँ समझ ना आई वो कमेंट में बता देना। अच्छे से पढ़ना है, उसको भी रिवाइज करना है, और उसमें कुछ फार्मूलेज भी याद रखने होंगे क्योंकि मैथ्स इन्होंने बहुत वास्ट डाला है। तो फार्मूलेज भी आपको याद होने चाहिए, स्पेशली जैसे मेंसुरेशन तो सारी फार्मूलों पे ही डिपेंड है। मतलब जो ज्योमेट्री है उसमें फार्मूले आपको होंगे याद तो क्वेश्चन निकल जाएगा। फार्मूले नहीं होंगे तो ऐसे नहीं निकलेगा वो। तो वो भी मैथ्स भी और रीजनिंग भी। और एक बार जब पढ़ो तो फिर रिवीजन रिवीजन भी करो, तो एटलीस्ट 2-3 रिवीजन होनी चाहिए। अगर 2 रिवीजन तो होनी चाहिए अगर अक्टूबर में ही हुआ पेपर। अगर डिले हो गया, जैसे FAA डिले होता गया था, तो फिर और ज़्यादा रिवीजन्स होनी चाहिए आपको। लेकिन डिले अगर हुआ कभी तो आपने क्विट नहीं करना है। आपने जो अपना मतलब गोल है वो माइंड में रखना है कि मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही करना है, चाहे आज हो एग्ज़ाम या कल हो, जब भी हो करना ही करना है। और फिर एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी भी आपको होनी चाहिए कि आपको कैसे करना है वहाँ पे मैनेज। थोड़ा स्ट्रेस को अवॉइड करना है। स्ट्रेस तो तब यूजुअली होता ही होता है नेचुरली हर किसी को, लेकिन खुद अवॉइड करना है, कोशिश करनी है अवॉइड करने की। और जो एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी उसने ही मुझे बहुत हेल्प की, FAA में भी और JKPSI में भी। FAA मतलब वो थोड़ा मुझे अब एक्सपीरियंस भी हो गया था कि किस वजह से मैं पीछे रह रहा हूँ। और इसी तरह से आपको भी, अब जिसने दिया हो या फ्रेशर होगा तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेशली जिसको अब 1 एग्ज़ाम या 2 एग्ज़ाम जिसने दे दिए, उसको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे गलती हो रही है। वो अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बना सकते हो आप। आपको वो पॉइंट पकड़ना है, चाहे एग्ज़ाम में गलती हो रही है, चाहे नर्वसनेस से आप पीछे रह रहे हो एग्ज़ाम हॉल में, या फिर मतलब पढ़ते टाइम कोई गलती हो रही है, या फिर कंसंट्रेशन नहीं है, या जो भी है, या टाइम मैनेज नहीं हो रहा है पढ़ने में या एग्ज़ाम हॉल में, तो वो सारी मतलब आपने एक्सपीरियंस के साथ इंसान को पता चल जाता है। और बस वो गलतियाँ अवॉइड करनी है नेक्स्ट टाइम, तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा फिर। टाइम स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी। वो मैंने उस वीडियो में भी, दूसरी वीडियो में भी बताया था तब डिटेल। तो ऐसे हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है लेकिन होनी चाहिए। अब विदाउट प्लानिंग या विदाउट स्ट्रेटजी के आप बहुत मुश्किल होगा
क्वालिफाई करना कोई एग्ज़ाम या कोई भी काम हो, आपको प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे ऐसे ही इसमें करना है, इस स्टेप पे ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ही आप कर सकते हो। अब आपको पता ही नहीं होगा मुझे क्या करना है, ऐसे ही चल पड़ोगे एग्ज़ाम हॉल में, तो उधर क्वेश्चन कोई टफ आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन ही, तो आप वहीं पे मतलब नर्व फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। वैसी बात नहीं होती है, हर किसी को कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, फिर आगे बढ़ना है। वैसे ही जो जो आपको आते हैं पहले वो करो क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में भी, और फिर जो थोड़े डाउट वाले हैं उसके बाद, और जो सबसे टफ हैं वो लास्ट में रखो। सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम ये स्टार्ट होने से पहले थोड़ा फ्री रखा करो माइंड। स्टडी रिलेटेड सोचा मत करो, एटलीस्ट 1-2 आवर्स, एटलीस्ट 1 आवर तो होना ही चाहिए एग्ज़ाम से पहले फ्री, मतलब बिल्कुल भी नहीं सोचना है जैसे है ही नहीं आपको एग्ज़ाम। उससे जो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे वहाँ मतलब प्रॉपरली बैठ पाओगे। और क्वेश्चन भी कभी कभी नर्वसनेस से जो होता है क्वेश्चन पढ़ने में भी गलती हो जाती है, मतलब आया हुआ क्वेश्चन जो आपको आता हो वो भी गलत हो सकता है। तो ये थी कुछ ये स्ट्रेटजी भी थी, और ऐसे जेके ऐसे जेके एस एस बी वी डब्ल्यू के रिलेटेड जो आपको यहाँ पे हम कवर कराएंगे वो भी, और मैंने अब कैसे क्या किया वो भी उसके रिलेटेड भी था। तो वीडियो हम अब कंक्लूड करते हैं, और थैंक्स फॉर, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, स्पेशली हाँ अगर आप वीएलडब्ल्यू के एस्पायरेंट हैं। ऐसे भी कोई भी एग्ज़ाम हो जेके एसएसबी का, वहाँ पे आपको मतलब कुछ तो टॉपिक्स कॉमन ही होंगे, जैसे रीजनिंग कॉमन होगी और जीके भी कॉमन होगा, वो भी हम करेंगे एमसीक्यूज़ में, और रीजनिंग कराएंगे ऐसे। और करंट अफेयर तो हर एग्ज़ाम में है, तो करंट आपको हम बिल्कुल जेके एसएसबी ओरिएंटेड ही कराएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कराऊंगा मैं। पर डे यही 8 to 10 क्वेश्चंस में कराऊंगा जो कि आए होंगे, और जो मैं खुद के लिए भी पढ़ता था जैसे, और जैसे मैं खुद भी अब आगे के लिए पढ़ूंगा तो मैंने खुद भी वही करनी है और आपको भी वही कराऊंगा। जैसे बाकी चैनल जो होते हैं नेशनल चैनल, वो नहीं सोचना कि वो ज़्यादा कराते होंगे 15 या 20 क्वेश्चन ज़्यादा, लेकिन वो कराते हैं, लेकिन वो पूरे ओवरऑल इंडिया का देख के कराते हैं, वो हर एग्ज़ाम को देख के कराते हैं। उसमें बैंकिंग आता है, दूसरी स्टेट लेवल्स, वो हर एक स्टेट को कवर करते हैं, तो उस वजह से वो ज़्यादा बनते हैं। लेकिन उतना करना नहीं, उतना याद नहीं रहेगा, हमने उतना ही करना है जितना एग्ज़ाम स्पेसिफिक हो करंट अफेयर, स्पेशली जेके एसएसबी। और जेके एसएसबी में ज़्यादातर 2-3 क्वेश्चन जेएंडके ओरिएंटेड आते हैं और कुछ आएंगे नेशनल लेवल के, तो बस हम उतना ही करेंगे, क्योंकि ये 3-4 मंथ के बाद अगर पर डे हम 8 to 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मंथ के ये बनते हैं अराउंड 300 क्वेश्चन। 4-5-6 मंथ के बाद ये बनेंगे 2-3 हज़ार आपको, फिर मुश्किल हो जाएगा। और जो करंट अफेयर है जो मैं स्पेशली जेएंडके का जो कराता हूँ उसको इम्पोर्टेंट लिख के नोट किया करो, या फिर जेएंडके लिखा करो, ताकि जब बाद में आप रिवाइज करोगे तो वो जेएंडके वाले आपको एटवांस एक साथ मतलब जल्दी उन पे नज़र पड़ेगी आपको। बाद में फिर वो आप सेपरेट 1-2-3-4 पेज वो पे लिखोगे, वो जेएंडके के बनेंगे 30-40 या 50 करंट अफेयर्स, तो एग्ज़ाम तक तो वो लिखोगे तो, क्योंकि वहाँ से आपको आसानी होगी फिर। तो अब हम वीडियो कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।